हेलो, स्वागत है जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा था मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। उसमें अलग अलग अपन ने परिभाषाएं देखी थी, उसमें विशेषताओं के बारे में देखा था और उसमें जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन शुरू करेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में देखा गया है, एक या दो क्वेश्चन यहां से उठ जाते हैं मानव भूगोल की विचारधाराओं में से। देखो, मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं: कल्याणपरक, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा को। इसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे पक्षों को शामिल किया गया है। यानी ये जो कल्याणपरक जो विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है, इसका संबंध किससे बताया गया है? लोगों के सामाजिक कल्याण से बताया गया है और इसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को और आवास जैसे पक्षों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। दूसरी हमारी विचारधारा है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है? तो ऐसी विचारधारा कौन सी है? आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा है। इसमें क्या है? देखो, इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, गरीबी, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो सामाजिक बढ़ावा देती है, यानी सामाजिक लोगों का उत्थान करती है, सामाजिकता में उनको ऊपर उठाती है। और वो तभी ऊपर उठ सकते हैं जब वो निर्धन से क्या हो सकते हैं? अमीर हो सकते हैं। यानी उनके पास में रोजगार के साधन उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराओ, जो बंधन है, कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त कीजिए और जो सामाजिक जो असमानताएं हैं, भेदभाव है, उनको आप क्या कीजिए? पूरे की पूरी तरीके से मिटा दीजिए। यानी निर्धनता नहीं होनी चाहिए, बंधन नहीं होने चाहिए और सामाजिक असमानता, भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये वाली विचारधारा है वो आमूलवादी विचारधारा है, जिसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक सहवर्गों पर जोर दिया गया है। किस किस पे जोर दिया गया है? प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, यानी मानव की जाति के ऊपर, मानव के धर्म के ऊपर और मानव के जो सामाजिक सहवर्ग है उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। कि इस विचारधारा में हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जातीयता का भेदभाव बहुत ज्यादा है, धर्म के आधार पर लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और सामाजिक संवर्ग है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा है। तो ऐसी विचारधाराओं को या इन चीजों को कम करने के लिए, किनको? मानव जातीयता का जो भेदभाव उनको कम करने के लिए, धर्म के ऊपर जो लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर उनको कम करने के लिए और सामाजिक संवर्गों को कम करने, यानी सामाजिक जो भेदभाव है उनको कम करने के लिए ऐसे जो पक्ष है उन पक्षों पर ज्यादा जोर कहां दिया गया है? व्यवहारवादी विचारधारा में दिया गया है। यानी मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं: कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, दूसरी आ जाती है आमूलवादी विचारधारा और तीसरी आ जाती है व्यवहारवादी विचारधारा। तो मानव भूगोल में इन तीनों विचारधाराओं का एक अलग से बॉक्स बना करके दिखाया गया है। ज्यादा क्वेश्चन आपकी किताब में से जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे परिभाषाओं वाला है, रेफजेल की, एलएनसी सैंपल की जो परिभाषाएं हैं वो भी बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये जो कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, ये 3 विचारधाराएं हैं। इनके बारे में अपन देखा है कि कौन कौन सी विचारधारा में किस प्रकार के पक्षों को शामिल किया गया है।
यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में शुरू हुआ था। 1970 का जो दशक था, उस टाइम पर इन विचारधाराओं की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी कि लोगों का कल्याण ज्यादा होना चाहिए और जो लोग सामाजिक असमानता के बंधन में बंधे हुए हैं, कुप्रथाओं में बंधे हुए हैं, उनका, और व्यवहारवादी विचारधारा यानी धर्म और जो मानव की जातीयता के ऊपर अलग अलग जो भेदभाव होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। कब दिया गया था? 1970 के दशक में दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी। इसमें एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर बल दिया गया था। यानी जो क्षेत्रीय विभेदन की क्षमता है, क्षेत्रीय विभेदन है, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 के दशक में हुई थी। सीधा सा क्वेश्चन उठा करके पूछ लेंगे, क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत कौन से दशक में हुई थी? तो 1930 के दशक में हुई थी। प्रदेशों के बारे में अलग अलग डिवाइडेशन होने लग गया था उस टाइम पर कि कौन से प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कौन से प्रदेश में कम संसाधन है, कौन से प्रदेश में ज्यादा संसाधन है। तो क्षेत्रीय विभेदन की जो शुरुआत है वो 1930 में हो गई थी। अलग अलग जो प्रदेश थे उनकी विलक्षणताओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि कौन सा प्रदेश ज्यादा शक्तिशाली है या कौन सा प्रदेश में ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये तीन विचारधाराएं हैं, कल्याणपरक, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप नोट करते रहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, यहाँ से एक एक दो दो डेढ़ नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कभी खालिस्तान में पूछ लेते हैं, कभी जो हमारे वैकल्पिक जो क्वेश्चन होते हैं अदर सदर वाले, उनको पूछ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है उसका लास्ट पॉइंट है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। साथ साथ में एक सारणी बना लीजिएगा और उससे आपको बेटर समझ में आएगा। मानव भूगोल के क्षेत्र, और इस तरफ लिख लीजिए उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। पहला क्षेत्र आता है सामाजिक भूगोल। और सामाजिक भूगोल में अलग अलग उपक्षेत्रों को शामिल किया है, जैसे सामाजिक कल्याण का भूगोल, दूसरा हमारे सामने आ जाएगा व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल, तीसरा सांस्कृतिक भूगोल, चौथा चिकित्सा भूगोल, पांचवा आ गया लिंग भूगोल, छठा आ गया ऐतिहासिक भूगोल, और सातवां आ गया अवकाश का भूगोल। सात अलग अलग हमारे सामने उपक्षेत्र दिए गए हैं सामाजिक भूगोल में।
सामाजिक कल्याण का भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अवकाश का भूगोल। दूसरा जो उपक्षेत्र है वो उपक्षेत्र है हमारा राजनीतिक राजनीतिक भूगोल। ये क्षेत्र है और इसमें अलग अलग दो उपक्षेत्र हैं। पहला आपका हो गया निर्वाचन भूगोल और दूसरा हो गया सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल यानी सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल के अलग अलग उपक्षेत्र हैं। एक तीसरा उपक्षेत्र और है आर्थिक जो भूगोल है उसका, और आर्थिक भूगोल में अलग अलग उपक्षेत्र है। पहले ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हटा देते हैं। हमारा जो लास्ट क्षेत्र है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक क्रियाओं वाला आर्थिक भूगोल, और इसमें अलग अलग उपक्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, विपणन भूगोल, उसके बाद में आपका आ गया उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, और लास्ट आ गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। इस तरीके से 3 क्षेत्र है और उनके अलग अलग उपक्षेत्र है। सबसे पहले सामाजिक भूगोल में अपन ने पढ़ा था अलग अलग 7 प्रकार के उपक्षेत्रों के बारे में। दूसरा अपन ने देखा है राजनीतिक भूगोल में 2 उपक्षेत्र है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। और तीसरा है आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में कृषि, संसाधन, विपणन, उद्योग, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शामिल किया गया है। पिछले लगभग 4-5 एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस क्या आए हैं? आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। यह आता है सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। तो आप अलग अलग उपक्षेत्रों में, जैसे ये 5-6 उपक्षेत्र है और सामाजिक भूगोल में 7 उपक्षेत्र है, कोई से भी 4 उपक्षेत्र तो आपको आने चाहिए। तो 4 उपक्षेत्रों के नाम लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक, ये इसके रचयिता है फ्रेडरिक रेटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? रेटजेल ने लिखी थी। एक क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है। तो लगातार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है मानव विकास, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेन टॉपिक पे ऊपर अपन ने बात कर ली है। सबसे पहले भूगोल की विशेषता के बारे में, दूसरी मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं, 2 जनों की परिभाषा आपको याद रखनी है, रेटजेल की और एलन सी सैंपल की। 3 नंबर अपन ने अलग अलग संकल्पनाएं पढ़ी थी, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संकल्पना है
वो नव निश्चयवाद की संकल्पना है। 2024-25 के सत्र में ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच जो मध्य मार्ग परिलक्षित करता है, ऐसी संकल्पना कौन सी है? तो नव निश्चयवाद है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा मिल सकता है कि नव निश्चयवाद की जो संकल्पना देने वाले जो भूगोलवेता थे वो कौन थे? वो थे ग्रिफिथ टेलर। तो अपने अलग अलग आगे पढ़ा था और अलग अलग चैप्टरों के बारे में, अलग अलग जो पॉइंट्स है उनके बारे में यहाँ से पढ़ा है। संकल्पनाएं हो गई। संकल्पना के बाद में अपने मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में मानव भूगोल के क्षेत्र, उप क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा चैप्टर है, प्रथम चैप्टर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने जो बताए हैं, परिभाषा याद कर लीजिए, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी उसके बारे में याद कर लीजिए, और आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल के जो क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र हैं, उनको आप याद कर लीजिए। यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारा जो YouTube चैनल है जियो एनर्जी एजुकेशन, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हमें बताएं कि आपका जो पढ़ाने का तरीका कैसा है। यहाँ पर पहले लिख करके पढ़ाएं या साथ साथ में लिखते रहें, किस प्रकार से आपको ज्यादा उचित लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास में हमारा वीडियो पहुंचे और उसका भी क्या हो जाए, भला हो जाए। धन्यवाद।